नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था 18वीं सदी का भारत, उसी के आगे का पार्ट आज हमारा स्टार्ट होगा। और आज हम 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में दक्षिण भारत के कुछ स्टेट्स को स्टार्ट करेंगे। और दक्षिण भारत के राज्यों में मैसूर, मराठा, कर्नाटक, हैदराबाद, इसमें कर्नाटक और हैदराबाद को हम कल कर चुके हैं। आज मैं मैसूर को स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैसूर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान, मतलब उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के दौरान जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो उसके स्थान पर कई नए राज्य आए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक आदि। साथ ही साथ 18वीं सदी के अंदर जिन क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य नहीं था वहां पर भी कुछ नए राज्यों का उद्भव हुआ। उन नए राज्यों में एक स्टेट था मैसूर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैसूर के बारे में। अब जैसे मैंने आपके सामने ये मैसूर लिखा, मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट जो है मैसूर। अब मैसूर जो है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मतलब हम थोड़ा सा मध्यकाल को पढ़ेंगे और मध्यकाल से हम आधुनिक काल के मैसूर तक आएंगे। मध्यकाल से जो आधुनिक काल का मैसूर है, आधुनिक काल का मैसूर मतलब 18वीं सदी का जो मैसूर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसके डेप्थ में जाने का प्रयास करेंगे कि मैसूर स्टेट का उद्भव किस प्रकार से हुआ, मैसूर स्टेट का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। और जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट जो है, आप देखिए सबसे पहले ये प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत, ये मैंने दक्षिण भारत का पार्ट लिया, साउथ इंडिया का मैप लिया। और यहां पर मध्यकाल में एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था बहमनी राज्य। यहां पर था बहमनी राज्य और इस जगह पर एक स्टेट था जिसको हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। मतलब दक्षिण भारत में दो स्टेट थे, बहमनी स्टेट और विजयनगर स्टेट। और ये दोनों स्टेट बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही योग्य राज्यों में उस समय इनकी गिनती की जाती थी मध्यकाल के अंदर। लेकिन हाँ, यह भी ध्यान रखें कि बहमनी स्टेट कहीं ना कहीं एक सिया राज्य था और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू स्टेट था। लेकिन यहां जो लड़ाई थी वो हिंदू मुसलमान की नहीं थी, बल्कि यहां पर आपको पता होगा दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा दोआब है। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा वैली है जो बहुत फर्टाइल एरिया है। उस एरिया को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लंबे समय तक कई युद्ध हुए और उन युद्धों का पहला नतीजा यह आया कि बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। मतलब ये बहमनी लड़ते लड़ते टूट जाएगा और बहमनी साम्राज्य का जो विघटन होगा तो उससे नए राज्य आएंगे। बहमनी साम्राज्य के विघटन से उससे नए राज्य आए और ये जो नए राज्य आए इनकी संख्या 5 थी। ये जो नए स्टेट आए इनकी संख्या 5 थी। अब ये 5 जो थे, ये आप लोग ध्यान रखें, ये कौन कौन से थे? तो ये थे अहमदनगर, अहमदनगर, बीदर,
बरार, अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। ये 5 स्टेट जो है बेसिकली आगे भी काम आएंगे जब हम मराठा स्टेट पढ़ेंगे। बस आप यहां पर ध्यान रखें कि बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ और उससे 5 नए राज्य आए। वो जो 5 स्टेट आए उनका नाम था अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। ये 5 स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये 5 स्टेट एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये जो 5 आए, ये पांचों भी आपस में लड़ते थे और प्लस जब जब इनकी लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के साथ में होती थी तब ये 5 एकजुट हो जाते थे। इस क्रम में हमें सीधा यहां से निकलना है और लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कि बहमनी राज्य मतलब बहमनी के 5 वो विघटित राज्य, बहमनी राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। ध्यान रखना, बहमनी राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो अंतिम युद्ध है, जो अंतिम युद्ध है, वो अंतिम युद्ध बेसिकली 1565 में हुआ। 1565 का मतलब मध्यकाल होगा, हम आधुनिक काल में नहीं है। मैं आधुनिक काल के मैसूर तक आपको ले जाने की प्रयास कर रहा हूं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां पर विजयनगर साम्राज्य था उस विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर एक नया राज्य आएगा, उसी का नाम मैसूर होगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि बहमनी राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच में अंतिम युद्ध जो हुआ वो 1565 में हुआ। इस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। इसी को हम कहते हैं तालीकोटा का युद्ध, वार ऑफ तालीकोटा, या इसी का दूसरा नाम है बन्नी हट्टी की लड़ाई। इसी को कहते हैं बन्नी हट्टी की लड़ाई, बन्नी हट्टी की लड़ाई, या इसी का नाम है राक्षस टांगड़ी का युद्ध। इसी का नाम है राक्षस टांगड़ी का युद्ध। तो ध्यान रखना, यह युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह युद्ध कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बहमनी राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच में अंतिम युद्ध कब हुआ, तो 1565 के अंदर हुआ था, 1565 में हुआ। और उस युद्ध का नाम क्या था, तो उस युद्ध का नाम था वार ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध, या बन्नी हट्टी की लड़ाई, या राक्षस टांगड़ी का युद्ध। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस युद्ध का परिणाम जो था वो परिणाम थोड़ा सा निराशाजनक था कि एक बहुत अच्छे साम्राज्य का अंत हो गया। मतलब इसका परिणाम था विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ 1565 के अंदर। और जो विजयनगर साम्राज्य का अंत होगा उस विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर, उसके रुइंस पर, उसके अवशेषों पर, जहां पर विजयनगर एम्पायर था उस जगह पर एक नया स्टेट का उद्भव होगा जिसे हम कहते हैं मैसूर स्टेट। मतलब मैसूर राज्य जो था यहीं पर मैसूर स्टेट होगा, और मैसूर स्टेट किसकी जगह पर आएगा, विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर। तो नेक्स्ट हम पढ़े इसमें अगेन कि यहां पर ये जो इस जगह पर मैसूर राज्य का उद्भव हुआ, मतलब यहां पर ये होगा मैसूर राज्य। ये कहां चल रहा है, मध्यकाल के अंदर मैसूर राज्य। और ये जो मैसूर राज्य आया, इस मैसूर राज्य में जो वंश स्टैब्लिश हुआ, वडियार वंश, मतलब विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद विजयनगर साम्राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में जो नया राज्य आया, उस नए राज्य को इतिहास में मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और उस मैसूर स्टेट के उस क्षेत्र में जो वंश स्टैब्लिश था, उसके राजा किस वंश से थे, तो उसका नाम था वडियार वंश। उस वडियार वंश का
वडियार वंश का जो अंतिम शासक था, पहला नहीं, अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक जो था, उस अंतिम शासक का नाम था चिक्का कृष्णराज। उसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। तो यहां पर ये स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गया और इसका नाम हो गया चिक्का कृष्णराज। ये था चिक्का कृष्णराज। और चिक्का कृष्णराज जो था, ध्यान रखना, अंतिम शासक है, तो अंतिम शासक हमेशा क्या होंगे? अयोग्य ही होंगे, ध्यान रखना। तो ये एक अयोग्य व्यक्ति था। जब अयोग्य व्यक्ति होगा तो इसके समय में सत्ता किसी और के हाथ में थी। मतलब इसके टाइम में पावर जो है वो किसी और के हाथ में है। और सत्ता इसके समय किसके हाथ में थी? तो चिक्का कृष्णराज के समय सत्ता 2 मंत्रियों के हाथों में थी। सत्ता 2 मंत्रियों के हाथों में थी। इसके समय सत्ता 2 मंत्रियों के हाथों में थी। अब जो 2 मंत्री थे, उन 2 मंत्रियों के नाम थे देवराज। 2 मंत्रियों के नाम थे नंजराज और देवराज। उन 2 मंत्रियों के नाम थे नंजराज और देवराज। नंजराज और देवराज, उन 2 मंत्रियों के नाम थे। उन मंत्रियों में जो नंजराज था, उस नंजराज का एक अधिकारी था जो सिपाही से प्रमोट होकर अधिकारी बना था। उस अधिकारी का नाम था हैदर अली। उसका नाम था हैदर अली। और इस हैदर अली ने इन दोनों भाइयों को सत्ता से बेदखल कर 1761 के अंदर, और 1761 का मतलब होगा 18वीं शताब्दी, 1761 में आधुनिक मैसूर की स्थापना की। 1761 में आधुनिक मैसूर की स्थापना की। तो आप लोग ध्यान रखना, जिस आधुनिक मैसूर की बात हम करने जा रहे हैं, उस आधुनिक मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। उस आधुनिक मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले मैसूर, इस मैसूर को पढ़ने के लिए हमें मध्यकाल में चलना पड़ेगा। और मध्यकाल से हम आधुनिक काल के 18वीं सदी के मैसूर तक आएंगे। यहां तक आने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इस जगह पर, यहां पर एक स्टेट था बहमनी और यहां पर स्टेट था विजयनगर साम्राज्य। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में कई लड़ाइयां हुई, कई युद्ध हुए। उन युद्ध का पहला नतीजा तो यह आया, बड़ा परिणाम, कि पहले बहमनी साम्राज्य टूट गया, मतलब उसका विघटन हो गया। और उसके विघटन से 5 नए राज्य आए, 5 नए स्वतंत्र राज्य बने। वो जो 5 स्वतंत्र बने उनके नाम थे अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। ये 5 स्टेट आए। लेकिन जब जब इनकी लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के साथ में होती थी तो ये 5 संगठित हो जाते थे। इस क्रम में बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो अंतिम युद्ध हुआ, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो अंतिम युद्ध हुआ, उसे हम तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी की लड़ाई या राक्षस टांगड़ी का युद्ध कहते हैं। उसे बन्नी हट्टी की लड़ाई या तालीकोटा का युद्ध या राक्षस टांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, इसका परिणाम क्या आया कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। द एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य के अंत होने से विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर जो नया स्टेट आया, उस नए स्टेट को मैसूर कहते हैं। मतलब ये मैसूर आया। और इस जो मैसूर आया, उस मैसूर पर किस वंश का शासन स्टैब्लिश था?
तो वडियार वंश का। अब जो मैसूर आया एग्जिस्टेंस में, उस मैसूर का अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज। उसका अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज, और चिक्का कृष्णराज के समय में सत्ता दो लोगों के हाथों में थी, और वो दो लोग कौन थे? नंजराज और देवराज। ये दो मंत्री थे जिनके हाथ में सत्ता थी। इस क्रम में चूंकि हैदर अली जानता था कि चिक्का कृष्णराज कमजोर है, और दो लोग नंजराज और देवराज के हाथों में सत्ता है। और ध्यान रखना, जिस समय यहां पर ये 1761 की बात चल रही है, उस समय यहां पर मराठे हैं और इस जगह पर हैदराबाद है, और हैदराबाद और मराठों के आक्रमण का डर लगातार इसके ऊपर हो रहा था। और इस जगह पर अंग्रेज लगभग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि अंग्रेज एक पॉलिटिकल पावर बने हैं 1757 के प्लासी के युद्ध से। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मैसूर स्टेट को खतरा था मराठों से, हैदराबाद से और अंग्रेजों से, और अंदर से खतरा था कि चिक्का कृष्णराज एक अयोग्य शासक था जिसकी सत्ता दो भाइयों के हाथों में थी और इनकी जातियां बहुत ज्यादा थी। इसका फायदा हैदर अली ने उठाया, और हैदर अली ने नंजराज और देवराज को सत्ता से बेदखल कर दिया। जो हैदर अली कौन था? हैदर अली ने मैसूर राज्य में एक सिपाही से शुरुआत की और वो अधिकारी तक पद पर पहुंचा। उसने नंजराज और देवराज को सत्ता से बेदखल कर दिया, और 1761 के अंदर 1761 में आधुनिक मैसूर की स्थापना की। 1761 में उसने आधुनिक मैसूर की स्थापना की। तो आधुनिक मैसूर जो आएगा उसका संस्थापक कौन माना जाएगा? हैदर अली। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी 18वीं सदी का मैसूर। यहां पर हेडिंग डाली 18वीं सदी का मैसूर। अब जो 18वीं सदी का मैसूर है, इसका संस्थापक जो होगा, 18वीं सदी के मैसूर का संस्थापक था हैदर अली। और जो हैदर अली शासक बना, उसका शासन काल रहेगा 1761 से 1782, 1782, 1761 से 1782। आधुनिक मैसूर का संस्थापक था हैदर अली। अब जैसे ही हैदर अली मैसूर का शासक बनेगा, तो मैसूर के हालात को सुधारने का प्रयास करेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, वो अपने मैसूर का प्रसार करेगा, क्योंकि 18वीं सदी में जो भी शासक बनता था, वो शासक बनने के बाद अपने राज्य का विस्तार करता था। अब जब अपने राज्य का विस्तार करेगा, तो इस क्रम में आप देखोगे कि जहां पर ये मैसूर है, उसके उत्तर में यहां पर मराठे हैं, और 1761 के अंदर आप देखोगे उस समय बालाजी बाजीराव मराठों में पेशवा होगा, जो योग्य व्यक्ति था। इधर से मराठे होंगे, इधर से हैदराबाद होगा, तो हैदराबाद भी अपना प्रसार करना चाहेगा, हैदराबाद होगा। इधर अंग्रेज होंगे, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर उस समय मद्रास हुआ करता था, बाद में कलकत्ता बन जाएगा, तो ये भी करेंगे। और इन बिटवीन जो है, यहां पर ये मैसूर है, और मैसूर के यहां पर ये केरल के छोटे छोटे स्टेट थे जिन पर मैसूर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा, जैसे त्रावणकोर, कालीकट, चिरक्कल, मालाबार। ये दक्षिण भारत में जहां पर आज केरल है, वहां के स्टेट थे। तो हैदर अली अपना विस्तार करेगा इस साइड में। जब हैदर अली अपना विस्तार करेगा इस साइड में, तो यहां पर जैसे ही हैदर अली विस्तार करना चाहेगा, और अंग्रेज ऊपर बंगाल के अंदर 1757 का प्लासी का वार जीत चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको कल बताऊंगा कि जो कार्नेटिक वार हुआ था, उसमें अंग्रेज फ्रेंच को भी लगभग पराजित करने की स्थिति में है। इसलिए दक्षिण भारत में एक नई पॉलिटिकल पावर के रूप में एमर्ज हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अंग्रेज जो मैंने लिखा है, इसका मतलब होगा EIC। अब हैदर अली, मैसूर का शासक हैदर अली, और किसी व्यक्ति को योग्य तब माना जाता था जब वो अपने राज्य का विस्तार करे। और आप लोग यहां पर यह भी समझें, ये समझने का प्रयास करें कि भारत में अंग्रेज स्टैब्लिश कैसे हो गए दक्षिण भारत के अंदर। तो मराठे और हैदराबाद आपस में लड़ते थे।
मराठे और मैसूर आपस में लड़ते थे, मैसूर और हैदराबाद आपस में लड़ते थे, और मैसूर ने दक्षिण के अंदर जो केरल के स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स जैसे त्रावणकोर, कोच्चि, मालाबार, चिरक्कल, इनके ऊपर हमले किए। अतः कहीं न कहीं जो भारतीय राज्य आपस में लड़ रहे होंगे उसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे निश्चित रूप से। अब हैदर अली जो है उसकी पहली भिड़ंत यहां पर अंग्रेजों के साथ होने जा रही है, जिससे मैसूर स्टेट आगे चलकर कमजोर होगा। आप लोग ध्यान रखना कि जो ये युद्ध होंगे उसी को हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी को हम कहते हैं आंग्ल मैसूर वार, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं ये बेसिकली टोटल 4 युद्ध हुए हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए ये टोटल 4 युद्ध हुए हैं। एंग्लो मैसूर वार 4 युद्ध हुए हैं, जिनमें से 2 युद्ध का नेतृत्व हैदर अली करेगा और दूसरे के अंदर ही टीपू सुल्तान आ जाएगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। अब सबसे पहले हम करें कि जो पहला मतलब फर्स्ट जो है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला एंग्लो मैसूर वार जो है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये बेसिकली 1767 से 69 के बीच में हुआ है। और किसके मध्य हुआ है? तो आंग्ल मतलब EIC और मैसूर की तरफ से है वर्सेज हैदर अली। ध्यान रखना इस समय तक हैदर अली काफी आक्रामक था, इसलिए इस वार में हैदर अली ने जबरदस्त जवाब दिया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए जो पहला युद्ध है वो बेसिकली हैदर अली की आक्रामकता के लिए जाना जाता है। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझदारी दिखाते हुए संधि कर ली, जिससे कहते हैं मद्रास की संधि। मतलब यहां पर ये एक प्रकार का युद्ध विराम था, न किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई। मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास की संधि हुई है 1769 के अंदर, मद्रास की संधि। और ध्यान रखना मद्रास की संधि के अंदर कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच दिया था हैदर अली को कि हम हैदराबाद के साथ अगर युद्ध हुआ या मराठों के साथ युद्ध हुआ तो उस स्थिति में हम आपके साथ में होंगे। मतलब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली को रोकने के लिए उसके साथ संधि करती है और मद्रास की संधि एक प्रकार का युद्ध विराम था। अब मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। यहां पर कोई निर्णायक स्थिति किसी की नहीं है। फिर आगे चलकर फिर युद्ध होगा और जो दूसरा एंग्लो मैसूर वार है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ 1780 से 1782। इस युद्ध के अंदर भी यहां पर भी आंग्ल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और मैसूर में यहां भी हैदर अली लड़ रहा होगा। हैदर अली ये जो है इस टाइमिंग को यहां पर ये जो टाइमिंग है 1780 से 84 तक चलेगा, 80 से 84। और यहां पर इस युद्ध में 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। हैदर अली की डेथ हो जाती है, मतलब युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु होती है। इसलिए इस युद्ध के बीच में ही इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान करता है। तो यहां पर इसका नेतृत्व किया है टीपू सुल्तान ने। तो मैंने लिख दिया यहां पर टीपू सुल्तान। लेकिन ये वार भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका और ये युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो गया। ये युद्ध जो है मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। हालांकि इस संधि में कहीं न कहीं मैसूर का पलड़ा कमजोर था। मंगलोर की संधि, ये युद्ध जो है मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। यहां पर ये ध्यान रखना आप कि मैसूर स्टेट जो 18वीं सदी में आया है
और आने के बाद उसने 2 युद्ध झेल लिए हैं। तो ओवरऑल जो होगा, अंग्रेजों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास सब कुछ पाने के लिए है। अतः इसका फायदा जो है वो निश्चित रूप से अंग्रेज उठाएंगे। और जो मंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध में भी कहीं ना कहीं मैसूर को भारी नुकसान हुआ, जबकि मैसूर एक नया स्टेट था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब अंग्रेज मैसूर के साथ युद्ध लड़ रहे हैं तो मैसूर की मदद न तो केरल के राज्यों ने की है, और वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैसूर ने पहले हमले उन पर किए थे। और साथ ही साथ यहां पर हैदराबाद और मराठों ने भी हैदर अली की मदद नहीं की, बल्कि वो कहीं न कहीं आपस में उलझे रहे, जिसका फायदा निश्चित रूप से भारत के बाहर से आई ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। तो दूसरा वार भी हो गया। हाँ, दूसरे वार का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दूसरे वार के अंदर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान का आगमन हो चुका है। टीपू सुल्तान जो है युद्ध में आ चुका है। तो यहां मैंने टीपू सुल्तान लिखा। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, काफी योग्य व्यक्ति माना जाता है। अब हम आगे चले तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा एंग्लो मैसूर वार। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है, ये हुआ 1790 से 1792, 1790 से 92। मतलब यहां पर EIC और वर्सेस यहां पर आ जाएगा मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान, इनके बीच में वार हुआ। ध्यान रखना, इस समय तक क्योंकि मैसूर का ध्यान लगभग वार पर था, इसलिए टीपू की पोजीशन कमजोर होती गई। और तीसरे आंग्ल मैसूर वार में अंग्रेजों ने मैसूर को बुरी तरह से पराजित किया। मतलब टीपू सुल्तान पराजित हो गया। यहां पर यह युद्ध काफी निर्णायक था, पराजित हुआ। और यह युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। यहां पर जो ट्रीटी हो रही है उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये बेसिकली 1792 के अंदर होती है, 1792 के अंदर होती है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, तीसरा आंग्ल मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है वो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। जो मैसूर का शासक था, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और यह युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हुआ। अब जब श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ तो इसका बड़ा परिणाम क्या था? बड़ा परिणाम था कि इस संधि में टीपू ने अपना आधा राज्य खो दिया। मतलब आधा मैसूर जो है अंग्रेजों के पास चला गया। टीपू अपना आधा राज्य खो देता है, अपना आधा राज्य खो देता है। मतलब मैसूर के लगभग आधे पार्ट पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और प्लस अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से 3 करोड़ की पेनल्टी लगाते हैं। 3 करोड़ की पेनल्टी टीपू सुल्तान पर लगाते हैं कि आपको युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई। कहते हैं कि उस जमाने में यह रकम इतनी बड़ी थी कि टीपू इसका प्रबंधन भी नहीं कर सका। और उस आधी रकम का प्रबंधन किया। और आधी रकम का प्रबंधन करने के लिए उसे अपने 2 बेटों को गिरवी रखना पड़ा। आप अंदाज लगाइए कि दक्षिण भारत के बहुत योग्य और ताकतवर शासकों में गिनती की जाती है टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान का तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हालात ऐसे हो गए कि जब वो पराजित हुआ और उसके साथ में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उस श्रीरंगपट्टनम की संधि के कारण अंग्रेजों ने उसके आधे राज्य पे कब्जा कर लिया। मतलब उसे अपना आधा राज्य खोना पड़ा। नंबर 1 और नंबर 2, उसे युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी, जिसके लिए उसने अपने 2 बेटों को भी गिरवी रखा था। तो आप देखिए दक्षिण भारत के राज्यों के हालात देखिए।
और ये जो कहानी चल रही है, ये कहानी एक तरफ तो मैसूर की तबाही की कहानी है, वहीं दूसरी ओर आप इस बात को इस अंदाज से भी देखें कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक एक राज्यों को पराजित करते हुए वो पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करेंगे। यही वो कहानी है। और हम 2 क्लास के बाद में इस पूरे सेगमेंट को आपस में जोड़ देंगे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में स्टैब्लिश हुए। आप कहोगे सर उस समय मुगल क्या कर रहे थे? तो कल की कहानी मैंने बताई कि मुगलों के हालात तो इतने बुरे थे। मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर, बहादुर शाह, वो तो खुद अयोग्य थे और आपस में लड़ रहे थे। और उन्हीं की लड़ाई का नतीजा है कि 18वीं सदी के भारत में ऐसे हालात पैदा हुए। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हम कहेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। चौथा आंग्ल मैसूर जो हुआ है ये बेसिकली 1796 से लेकर 1799 के मध्य हुआ है। 1796 से 1799 के बीच में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ है, चौथा एंग्लो मैसूर वार। और जो चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ, उस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में EIC ने टीपू सुल्तान को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध में टीपू मारा गया। मतलब कुल मिलाकर मैं परिणाम कहूं तो मैसूर राज्य पराजित और मैसूर स्टेट जहां पर था, इस मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये आपको यहां पर पढ़ना है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो EIC वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच में था। और इस वार में मैसूर पराजित हुआ, टीपू मारा गया और अंग्रेजों का नियंत्रण मैसूर स्टेट पे हो गया। अब वापस 1 मिनट के लिए आप देखो कि मैसूर राज्य का उद्भव हुआ है, मैसूर राज्य का उद्भव हुआ है 1761 में और अंत हुआ है 1799 में, 1799। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं 18वीं सदी का एक बहुत अच्छा स्टेट एग्जिस्टेंस में आया 1761 में, 18वीं सदी में आया और 18वीं सदी में उसका अंत हो गया। वो स्टेट था मैसूर, जिसका संस्थापक था हैदर अली और उसको आगे चलाने वाला था टीपू सुल्तान। यह भी कहा जाता है, कई इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि टीपू सुल्तान बहुत योग्य था। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि हैदर अली पैदा हुआ था मैसूर राज्य की स्थापना करने के लिए और टीपू सुल्तान पैदा हुआ था मैसूर राज्य को खोने के लिए। लेकिन हमें ऐसा विश्लेषण करने से पहले टीपू की कुछ अच्छाइयों को भी देखना चाहिए कि टीपू की अच्छाइयां क्या थी। तो उसको देखने के लिए हम आगे बढ़े और मैंने यहां पर हेडिंग डाला टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जो चीजें मैंने बताई थी आपको टीपू सुल्तान के अंदर, उसी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके बाद में टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के बारे में आपको कौन कौन से बिंदु याद रखने चाहिए, उसको मैं पॉइंट्स में आपके सामने समझा रहा हूं। वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे टीपू सुल्तान के बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए? सबसे पहला, नंबर 1, किस शासक की गणना 18वीं शताब्दी के योग्य शासकों में की जाती है? मतलब
18वीं शताब्दी के जितने योग्य शासक थे, उन योग्य शासकों में एक शासक टीपू सुल्तान भी था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। 18वीं शताब्दी के जो शासक है उसमें नाम आता है निजामुल मुल्क का, वो भी योग्य था। टीपू सुल्तान भी योग्य था, बाजीराव फर्स्ट भी योग्य था, बालाजी बाजीराव भी योग्य था, विश्वनाथ भी योग्य था, सादत खां भी योग्य था, सदात उल्ला खां भी योग्य था, मुर्शिद कुली खान भी योग्य था। तो फिर अयोग्यता क्या थी? अयोग्यता केवल इतनी थी कि ये आपस में लड़ते थे। उसी का फायदा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। तो टीपू सुल्तान के बाद पहला पॉइंट रखना, वह 18वीं शताब्दी के, उसकी गणना 18वीं शताब्दी के योग्य शासकों में की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वह नए विचारों का प्रवर्तक था। वह नए विचारों का प्रवर्तक था, इनोवेटर ऑफ न्यू आइडियाज। वह नए विचारों का प्रवर्तक था, इनोवेटर ऑफ न्यू आइडियाज। जैसे उसने माप तोल की एक नई प्रणाली का विकास किया, उसने माप तोल की एक नई प्रणाली का विकास किया, माप तोल की एक नई प्रणाली का विकास किया, न्यू मेजरमेंट सिस्टम लेकर आता है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट, उसने एक नया कैलेंडर सिस्टम भी जारी किया, न्यू कैलेंडर सिस्टम। उसने एक नया कैलेंडर सिस्टम भी जारी किया। उसने सिक्का ढालने की भी एक नई प्रणाली का विकास किया, न्यू कॉइनेज सिस्टम। सिक्का ढालने की एक नई प्रणाली का भी, सिक्का ढालने की एक नई प्रणाली का विकास किया, सिक्का ढालने की एक नई प्रणाली का विकास किया। ये पॉइंट्स भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, टीपू सुल्तान का टाइमिंग होगा 1782 से 1799, 1799। और टीपू सुल्तान के बारे में जो आपको बेसिक पॉइंट्स याद रखने वो क्या है? 18वीं शताब्दी के योग्य शासकों में से एक शासक कौन था? नंबर 1, टीपू सुल्तान। वह नए विचारों का प्रवर्तक था, ही वॉज इनोवेटर ऑफ न्यू आइडियाज। वह नए विचार मतलब नए नए विचार देने वाला। जैसे उसी के समय माप तोल की एक नई प्रणाली का विकास हुआ, न्यू मेजरमेंट सिस्टम, वेट सिस्टम का डेवलपमेंट उसने किया। उसने एक नया कैलेंडर सिस्टम भी जारी किया। उसने सिक्का ढालने की एक नई प्रणाली का भी विकास किया। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने। छठा पॉइंट जो होगा, 6th पॉइंट, छठा पॉइंट, 6th पॉइंट आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि ली। फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि ली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। और फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी? 1789 में। वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गहरी रुचि ली थी? तो उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अब वो गहरी रुचि हो सकता है कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित हो, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया में काफी फेमस मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति थी जिसने दुनिया में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया था। पूरी दुनिया में जो स्वतंत्रता और समानता का बड़ा नारा देती है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देती है। और टीपू सुल्तान फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत अधिक प्रभावित था। और ध्यान रखना, उस समय यूरोप में जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित था या उसको अच्छा मानता था, वो फिर उसका मेंबर बनता था। और उस क्लब को कहते हैं जैकोबियन क्लब। मतलब वो फ्रांसीसी क्रांति में उसने गहरी रुचि ली, फ्रांसीसी क्रांति में उसने गहरी रुचि ली। और प्लस ध्यान रखना, वो किसका मेंबर भी बना था? वो जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था। वह जैकोबियन क्लब का भी सदस्य बना। जैकोबियन क्लब का मतलब क्या होगा कि जो भी लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, उसके विचारों को मानते थे, फिर वो उस क्लब के सदस्य बनते थे। उस क्लब को जैकोबियन क्लब कहा जाता है। हालांकि टीपू भारत में था, लेकिन फिर भी उसने गहरी रुचि ली। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 1746 से लेकर 1763 तक भारत में इंडो फ्रेंच युद्ध होते हैं।
सॉरी एंग्लो फ्रेंच युद्ध होते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। मतलब अंग्रेजों के भारत में सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? फ्रेंच। और टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अंग्रेज। तो फ्रेंच और टीपू सुल्तान एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इसलिए किस शासक ने फ्रांसीसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास किए? तो उत्तर होगा टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों के माध्यम से अंग्रेजों को प्रति संतुलित करने का प्रयास करेगा। और टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कई सैकड़ों फ्रांसीसियों को अपनी सेवाओं में रखा था। उसका एक कारण यह भी था, फ्रेंच और अंग्रेजों में बनती नहीं थी और अंग्रेज और टीपू में नहीं बनती थी, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त के हिसाब से वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। कौन? टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी। तो यहां पर आपको टीपू सुल्तान के बारे में 6 पॉइंट हुए। 7वां पॉइंट आपसे अगर ये पूछे कि वो कौन सा 18वीं शताब्दी का शासक था जिसने यूरोपियन कंपनियों की तर्ज पर भी एक कंपनी बनाने की सोची थी। यूरोपियन कंपनियों के पैटर्न पर वो भी एक कंपनी बनाने की सोचता है। यूरोपियन कंपनी की तर्ज पर एक नई कंपनी स्थापित करने का प्रयास जो है वो टीपू सुल्तान करता है। जैसे वह ये मानता था कि जिस प्रकार ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, फ्रांस से फ्रेंच कंपनी आई है, डच से डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, तो इस प्रकार मैसूर स्टेट की भी कंपनी होनी चाहिए जो मैसूर से बाहर जाकर व्यापार और विकास को बढ़ावा दे सके। ऐसा सोचने वाला 18वीं शताब्दी का शासक कौन था? तो उत्तर होगा टीपू सुल्तान। उत्तर होगा टीपू सुल्तान। इसी के साथ एक आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि 18वीं शताब्दी का शासक कौन था जिसने आधुनिक नौसेना को बनाने का प्रयास किया था? वह 1796 के अंदर आधुनिक नौसेना बनाने का प्रयास करता है, हालांकि पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो लगातार अंग्रेजों के साथ युद्ध में उलझा हुआ रहा। लेकिन फिर भी आपको ये बिंदु ध्यान रखना है कि वो कौन सा 18वीं शताब्दी का शासक था जिसने आधुनिक नौसेना, मॉडर्न नेवी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया था? तो उत्तर होगा टीपू सुल्तान। इसी के साथ साथ एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, और वो पॉइंट था आपका, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, मैंने यहां पॉइंट डाला, लिख नहीं पाऊंगा, भेड़ और शेर। बस इससे ध्यान रखना। क्या पॉइंट था ये कि वो कौन सा ऐसा शासक था जो ये कहा करता था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं एक ही दिन जीऊं लेकिन शेर की तरह। वो था टीपू सुल्तान। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ये स्टेटमेंट टीपू सुल्तान का था। उसने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं एक ही दिन जीऊं लेकिन शेर की तरह। ये कहने वाला टीपू सुल्तान था। इसके अलावा टीपू सुल्तान से कुछ पॉइंट और अगर बन सकते हैं तो वो पॉइंट है, टीपू सुल्तान से और प्रश्न जो बन सकते हैं, टीपू सुल्तान से और कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना। टीपू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब टीपू सुल्तान ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने अपने दूत भेजे। और ये दूत उसने कहां भेजे? तो ईरान में भेजे, पेगू में भेजे, चीन में भेजे। पेगू कहते हैं उस समय म्यांमार को। ईरान, पेगू, चीन, इन जगहों पर, और साथ ही साथ फ्रांस भी वो अपना दूत भेजता है। तो कौन सा शासक था जिसने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने दूत भारत से बाहर भेजे? तो वो था टीपू सुल्तान। एक पॉइंट और आएगा आपका,
और अगर आपसे ये पूछे टीपू सुल्तान के संदर्भ में ही कि कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धर्म के मामले में वो कट्टर था। जैसे उसने दक्षिण भारत में नायरों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां की थी, लेकिन कुछ अंग्रेज इतिहासकार जैसे स्टीवन ऑल्ड लिखते हैं कि वो बहुत धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। मतलब कि ज्यादातर अंग्रेज शासक उसे सेक्युलर इमेज वाला बताते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासक था। कैसे? एनसीईआरटी इसके संदर्भ में कहती है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी में जो मां शारदा का मंदिर था, श्रृंगेरी पड़ता है, श्रृंगेरी में मां शारदा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए उसने दान दिया था, ऐसा कहते हैं। इस बात से यह बात झलकती है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। टीपू सुल्तान एक सेक्युलर इमेज वाला था, ऐसा माना जाता है कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे श्रृंगेरी एक जगह का नाम है साउथ इंडिया में, श्रृंगेरी, जहां पर मां शारदा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए टीपू सुल्तान ने दान दिया था। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान रखें। और टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं आधुनिक सेना बनाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका ये प्रयास इसलिए असफल हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसको इसका टाइम मिला ही नहीं। उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, बाद में मैसूर बनेगा। तो 18वीं सदी के मैसूर के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ा और उसमें काफी चीजें मैंने आपको इसके संदर्भ में बताई। तो सबसे पहले आप देखोगे, हमने आज स्टार्ट किया था सबसे पहले मैसूर मध्यकाल से आधुनिक काल में कैसे आया, इसको समझने के लिए मैंने सबसे पहले आपको समझाया बहमनी वर्सेस विजयनगर साम्राज्य। बहमनी का विघटन हुआ, उसके 5 स्टेट बने। बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच में अंतिम युद्ध 1565 में हुआ, उसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर जो नया स्टेट आया उसे मैसूर कहा जाता है। वो जो नया मैसूर आया, उस मैसूर का अंतिम शासक, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था उसके अवशेषों पर जो अंतिम राज्य आया वो मैसूर था। उस मैसूर में जो वंश एस्टैब्लिश हुआ उसका नाम था वडियार वंश। इस वडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था। अंतिम है मतलब अयोग्य है। उसके समय सत्ता 2 मंत्रियों के हाथों में थी, नंजराज और देवराज। इनमें से नंजराज के अधीन काम करने वाला एक अधिकारी था हैदर अली के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब इसने मैसूर की स्थापना नहीं की थी उससे पहले ही 1755 के अंदर 1755 में ये डिंडीगुल के अंदर 1755 में डिंडीगुल एक जगह का नाम है दक्षिण भारत में, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। डिंडीगुल में मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना हैदर अली करता है, जो अपनी योग्यता का परिचय देता है 1755 में, जब उसने नंजराज से अपने आप को अलग नहीं किया था। 1761 में उसने नंजराज और देवराज दोनों भाइयों को सत्ता से बेदखल कर दिया और 1761 में हैदर अली ने उसी मैसूर के स्थान पर आधुनिक मैसूर की स्थापना की, जिसका नाम 18वीं सदी का मैसूर था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 18वीं सदी का मैसूर का संस्थापक था हैदर अली, लेकिन हैदर अली जैसे ही शासक बनेगा वो अपने राज्य का विस्तार करेगा, और जब अपने राज्य का विस्तार करेगा तो उसका संघर्ष शुरू होगा मराठों के साथ, हैदराबाद के साथ, अंग्रेजों के साथ और केरल के राज्यों के साथ। उसके बाद में मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा और चौथा युद्ध, ये मैंने पूरे आपको समझा दिए हैं। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यहां पर भी हैदर अली युद्ध के बीच में मारा गया था और उस समय नेतृत्व जो है टीपू सुल्तान ने संभाल लिया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ।
इसमें टीपू पराजित हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू अपना आधा राज्य खो देता है और उस पर 3 करोड़ की पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने कहा था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1796 से 1799। इसी के साथ 18वीं सदी में मैसूर राज्य का 1799 में अंत हो जाता है और अंग्रेजों का मैसूर पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि टीपू के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए। वो पॉइंट्स आपको इतने पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों, आज हमारा था मैसूर स्टेट और इसके आगे कल जो है, इसके आगे कल हम मराठा स्टेट के बारे में पूरी डिटेल के साथ में रिप्रेजेंट होंगे कि मराठा स्टेट किस प्रकार से एग्जिस्टेंस में आया, मराठों, मुगलों और बीजापुर के बीच में किस प्रकार से वार हुए और उसमें किस प्रकार से शिवाजी का उद्भव हुआ। यह हमारी कल की क्लास का पार्ट होगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।